अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 29 में आप सबका वेलकम है। नोवर रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाल लंबे करने हैं क्या तुमने? वो बहुत मासूमियत से उसे देखती बोली तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। हाँ, जैसे तुम्हें तो बड़ा पता। ये तो अल्लाह का करम है जिसने तुम्हें ये हुस्न और बाल दे दिए, वरना तुम जैसी मलंग लड़की का अल्लाह हाफिज़। उसने उसके अपने आप से बेपरवाही बरतने पे मीठा तंज किया तो उसने एक झांपड़ उसे रसीद किया। जलील औरत। उसने अपने ग्रुप का मखसूस तकिया कलाम दोहराया। यार, ये इतने प्यारे लड़के किधर होते हैं? रिमी ने जो अपना मोबाइल बच्चों के लिए वेब कॉन्टिनेंट डाउनलोड करने के लिए एडमिन से ब्रेक में लिया था, अब वो इसमें से खूबसूरत तुर्किश लड़कों की तस्वीरें इन्हें दिखा रही थी और वो स्क्रीन पे नज़र पड़ते ही नदीदों की तरह उस पर झुक गई। अल्लाह दी कसमें, इतने खूबसूरत मुंडे। बीना ने हस्बे आदत पंजाबी का तड़का लगाते खुदा की तकलील की तारीफ़ की। मुझे असफन यार से मोहब्बत ना होती ना तो खुदा की कसम मैंने एक ज़बरदस्त किस्म की बगावत के बाद एक खूबसूरत तरीन तुर्किश लड़के से अफेयर के बाद शादी रचानी थी। वो आंख दबाती शरारत से गोया होती उन्हें आग लगा के बताती हूँ मैं असफी भाई को, खबरदार जो तुमने अपने तीखे नशीले नैनों से किसी और को देखा हमारा चांस बनने दो। सीमा ने एक चप्त उसके बाजू पे रसीद करते कहा तो वो खिलखिला उठी कि इसके अलावा तो वो किसी के लिए सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, खूबसूरती आंखों को भली लगती थी लेकिन उसे पाने का ख्याल दिन में ना आता था, लेकिन वो ज़बानी कार्रवाई करके ये सब तपाने का काम बखूबी करती थी। रिमी, तुम अपने ये ढेले किसी कारखेज में लावियार ढूंढो, कोई ऐसा वैसा। बीना ने रिमी की मोटी मोटी आंखों को देखते कहा तो उसने ज़ोर शोर से सर हिलाया। ये उनके रोज़ का मामूल था, गोया उन्हें वो मिल जाने हालांकि सब जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होना था, लेकिन वो इतने मज़े से गुफ्तगू करती कि गोया सीरियस हों। वैसे यार, मैं सोच रही थी मैडम कहीं तुम्हें खूबसूरती से खौफज़दा तो नहीं है? निमी ने क्या फजूल की सोच सामने लाई कि वो जल उठी। मुझ में कौन से सरखाब के पड़ जड़े हैं? तुम लोग कम खूबसूरत हो क्या? ये सीमा को देखो, बीना के फीचर्स देखो, अपनी आंखें और बाल देखो। बीबी, तुम लोग मुझसे ज़्यादा प्यारी हो और मुझसे कैसा खतरा? मैं क्या सर पे डोरे डाल रही हूँ? वो सख्त बदमज़ा होती, वो सब महफूज होती। उसका तपा सुर्ख चेहरा देखने लगी जो सूरज की रोशनी में बहुत भला लग रहा था। रिमी की बात किसी हद ठीक भी हो सकती थी कि वो वाकई भला की हसीन थी। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, जिन पे बड़ी बड़ी स्याह आंखों पे लंबी घनी स्याह पलकों ने कमन डाली हुई थी, सतवां नाक और सुर्ख नरमो मलाइम से होंठ, वो जो अक्सर दांतों तले दबाती तो उनका लड़कियां होके भी दिल मचलने लगता। सराहीदार गर्दन पे लपटी नाजुक सी चैन बस जिसके गिर्द हस्बे मामूल दुपट्टा लिपटा हुआ था। लंबे घने बालों के आबशार एक पल को निगाहों को जकड़ सी लेती थी। उसके चेहरे की मुलायमत और नरमी उसके नकूश को एक अजीब सी जला बख्शती थी। चलो जी, मीटिंग ख़त्म करने की तैयारी करो, ब्रेक ख़त्म होने में 2 मिनट रह गए। ज़हरा ने करीब आते ही मसरदा सुनाया। तुम कोई चंगी खबर ना सुनाना। वो सब मुंह बनाती उसके साथ उठती अपनी क्लास के बच्चों को इकट्ठा करने लगी और साथ साथ उससे बातें पूछने लगी क्योंकि मैम के बुलावे पे आज ऑफिस पे थी। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनके इतने खूबसूरत तिल होते। हॉल में बैठे वो सब उसके इस कदर तरसे हुए अंदाज पे चौंके उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसकी अम्मी ने एक चोट निगाह उसकी भाभीयों के मुस्कुराते चेहरे पे डाली और दूसरी निगाह अपनी लाफिशानी बिकती औलाद पे। क्यों, क्या हुआ जरी? अब किसका तिल देख लिया? भाभी ने ड्रामा देखती जरी को मुखातिब किया तो वो बिना कंट्रोल बटन के शुरू हो गई। पिछले दिनों दिखाया था ना मैंने आपको कि सनी देओल के गर्दन के पास कितना अछूता सा दिल है। आज ये देखे इन दोनों के। इसने फैसल कुरैशी और नुमान एजाज की तरफ इशारा किया। कितने प्यारे तिल हैं, एक हमारे खानदान के लड़के हैं, मजाल है जो ढूंढने से भी एक तिल मिल जाए। वो यूं हसरत से बोली गोया तिल ना हुआ कोई छुपा खजाना हो गया। ओ बीबी, मेरे बच्चों पे नज़र रखने की
ज़रूरत नहीं, जाओ देखो अपने मियाँ के, क्या पता छुपा खजाना मिल जाए। बेशरम। अम्मी से अपने बच्चों की बात बर्दाश्त ना हुई तो जल के उसे लताड़ने लगी और उसके जिक्र पे उसके चेहरे पे एकदम से गुलाल छलकने लगा, जबकि मचलती मुस्कान को रोकने को सर झटका। और पता नहीं कौन से ड्रामे और नॉवेल्स होते जिनमें लड़कियों के इतने प्यारे तिल होते कि हीरो का दिल उन तिलों पे अटक सा जाता। उसका धकड़ा अभी जारी था जब कमरे से निकलती जरशा उसकी दुहाई पे कहका लगाती उसके पास बैठ गई, जबकि भाभीियों ने बामुश्किल सास का लाल बुबू का चेहरा देखते मुस्कान जब्त की कि वो इन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी, वगरना उसके चटके पेट में दर्द करने लगते थे। किसी के होंठ के पास तिल होता, किसी का यहाँ तो किसी का वहाँ, और एक मैं बेचारी जिसका एक चुन्ना मुन्ना सा नाक पे तिल है जो कभी भी नज़र नहीं आया। इस पे क्या दिल आना किसी का। एक ये गाल पे है, उसने दाएं गाल पे कान की लो के पास उंगली रखी। उसको हमेशा बाल या दुपट्टा यूं छुपाए होते कि ये बेचारा घुट सा गया। उसकी अम्मी का फिशार खून बुलंद हो रहा था, जबकि उनके चेहरे ज़ब्त से सुर्ख पड़ रहे थे। और एक ये है मेरा राज दुलार। उसने गर्दन पे हंसली की हड्डी से थोड़ा सा नीचे इशारा किया। उस पे ये लॉकेट ही आ जाता था। उसने मुंह बसोड़ा जब अम्मा की चप्पल रॉकेट की तरह उतरती हुई टांगों से टकराई। बीबी होश करो, घर बार वाली हो, अब किसे दिखाने हैं ये मुँह तिल तुमने? बेशरम। लोटे की लोटा आते हैं तुम्हारे अब्बू तो बताती हूँ, उन्हें बिगाड़ के रख दिया है। अम्मी तो डांटते हुए बखूबी जाहिर करती थी कि उनका ताल्लुक पीछे एक गांव के ज़मींदार घराने से था। मैं भी अब्बू को बताऊंगी आपने मुझे मारा। उसने सारी बातें हजम करते बड़े आराम से कहा। मैं तो हूँ ही पागल, तो तुम्हें कुछ कहती हूँ, पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा के आती है, उनका भी दिमाग ख़राब ही करती होगी। वो बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई तो इन चारों को बेकाबू होते कह के फलक बुलंद हुए। खुशियाँ इस पल घराने के गहवार बनी हुई थी। कैसा गुजर रहा टाइम स्कूल में। उसकी भारी आवाज़ पे उसका दिल हस्बे मामूल अपनी रफ्तार से 2 गुना धड़क रहा था। बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल है, कोई मेल नहीं है इधर हमारी साइड पे। इसने आदत के मुताबिक काफ़ी तफसील से मगर आहिस्तगी से इसे जवाब दिया। फ्रेंड्स को बताया हमारे बारे में। उसके सवाल पे वो खज्जल सी लब कतराने लगी। लबों पे तशद्दुद बाद में कर लेना, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। उसकी आदत से तकरीबन सभी वाकिफ़ थे, सो वो उसकी खामोशी से समझता हुआ बोला तो उसका चेहरा शर्मिंदगी और हया से रंग बदलने लगा। हाँ बताया है, फ्रेंड्स हैं ना, तो इसलिए। उसने होले से कहा। तो इतना डर क्यों रही हो? अच्छा क्या बता दिया कोई तुम्हें भाभी बनाने का ना सोच ले। उसने शरारत से कहा तो वो खफा होती बोली, शर्म कर लो थोड़ी सी, मेरे हिस्से की भी तुम कर लेती हो, इसलिए मेरा शर्म से क्या वास्ता। आज उसका मामूल से हट के मूड बहुत अच्छा था, कभी खुश दिली से बोला तो वो मुस्कुरा दी। हाँ ये भी है, तुम खासे बेशर्म हो। उसने लब दबाते शरारत को तवल दिया। ना ये इल्ज़ाम अभी तुम नहीं दे सकती। इसका जो मायनी लहजा उसको गड़बड़ा के रख दिया। हाँ ओके, मैं अब सोने लगी हूँ, सुबह स्कूल भी जाना है। वो हड़बड़ाती बोली। कोई नहीं, खबरदार कॉल मत बंद करना, बात करो अभी मुझसे। वो फ़ौरन बोला तो उसने बेचारगी से फ़ोन को देखा। लेकिन तुम मुझे तंग किए बगैर अच्छी बातें करोगे। वो उसके कहने के पेशे नज़र झचकते हुए हसद बंदी लगाती बोली तो वो मुस्कुरा उठी। ओके कोशिश करूँगी। उसकी बहम सी आवाज़ पे उसके होंठों पे शर्मगी सी मुस्कान बिखर गई। मुझे समझ नहीं आती मैडम अपने बेटों का जिक्र इस तरह बढ़ा चढ़ा के क्यों करती हैं। वो सख्त ख़राब मूड के साथ बोलती धप कर उनके पास आके बैठ गई। आज उनकी एक कुलीग ने उन्हें लंच करवाया और उन्हें बताया बगैर मैडम को भी इनवाइट कर लिया, वगरना उनके इस तरह के गैदरिंग में मैम शामिल होती थी, मैडम नहीं लेकिन आज वो शामिल थी और अपनी अमारत और पैसे के जाम में डूबी इनके तकरीर ने उनका हलक सा कड़वा कर दिया था। छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना उनके बेटों से। वो न जाने क्यों कंपैरिजन करती रहती हैं, किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है इन्हें। ज़ाहरा ने उसे नरमी से कहा तो वो सर झटक के रह गई। वो इस वक्त बैठे वैन का वेट कर रही थी। डिफेंस डे की तैयारी तुम करवा रही हो ना बच्चों को? बीना ने उसका ध्यान बटाने को पूछने लगी।
ہاں میں اور زہرا کروا رہی ہیں۔ شکر ہے ادھر ہمارے اس ٹیلنٹ کی تو قدر ہے۔ وہ آنکھ دباتی زہرا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتی بولی تو وہ بھی ہنس دی۔ لیکن یار تھکاوٹ بہت ہو جاتی، اسپیچز یا کوٹیشنز وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹیبلوں کے سٹیپ کرواتے ٹانگیں جواب دے جاتی۔ وہ اب کے سنجیدگی سے بولی تو وہ بھی تائیدہ سر ہلانے لگی اور تبھی وین کے ہارن پہ وہ سب اٹھنے لگی۔ نو موسیٰ، ڈونٹ ایٹ بیٹا، پلیز میک یور کیو اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو بریک اٹ۔ صبح وین سے اترتے ہی وہ سب بچوں کو لائن اپ کروا کے انہیں اندر لے کے جاتی تھی، بچوں کو وارن کرتی بولی۔ جب سیما نے نہ جانے اس کے کان میں کیا کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ ایک ہاتھ سے بڑی سکین چادر کا پلو چہرے کو ڈھکے ہوئے تھا۔ وائٹ کیپری اور ڈارک پیچ کلر کی شرٹ جس کا بارڈر پہ وائٹ لیس لگی تھی، وہ مہندی کلر کا پرنٹ دوپٹہ لگے گلے کے گرد لپیٹے بڑی چادر کو سر پہ لینے کے ساتھ چہرے کو بھی ڈھکا ہوا تھا لیے بچوں کے ساتھ مگن ان سب سے گپ شپ میں مصروف تھی، جبکہ رخسار کا تو پتہ نہیں، آنکھیں تو خوب ہیں۔ درشن ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا، بے حد خوبصورت غمگین لبوں لہجے کے جو امریکن لہجے کی چگلی بھی کھا رہی تھی، اس کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ پل بھر کی مبہوت مسحور ہو گئی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس نے اور کس کے لیے کہا تھا، لیکن اس لہجے کے اتار چڑھاؤ نے اسے جکڑ سا لیا تھا۔ اس نے بے ساختہ آواز کے تعاقب میں دیکھنا چاہا تو تیز دھوپ کی چمک نے اس کی آنکھوں کو چندیا سا کر دیا۔ ایک دھندلا سا سیاہ سوٹ میں ہیولا سا اسے دکھائی دیا۔ اس نے پہلے کہ وہ غور کرتی، سیما کے پکارنے پہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ You just press the keys and type your views in your box and Noor beta, you just type your opinions on your task bar۔ آج کمپیوٹر لیب کی انچارج کے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے وہ سکسth گریڈ کے بچوں کو ان کی سائنس کی ایکٹیویٹی کروانے کے لیے میم کے آفس میں لے آئی، اور اب وہ باقاعدگی گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹاسک کمپلیٹ کروا رہی تھی۔ جب کوئی آفس میں داخل ہوا، لیکن اس نے بنا سر اٹھائے اپنے کام پہ فوکس رکھا اور ایک نظر ٹائم کو دیکھا۔ ان کے پاس مزید 5 سے 7 منٹ تھے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنے کو۔ وہ لمبے گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بائیں کندھے پہ لٹکا اپنا مہندی کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے چیئرز پہ بیٹھے اسٹوڈنٹ پہ جھکی ہوئی تھی، جبکہ سلور نازک سی سینڈل میں مکید سفید پاؤں بے چینی سے بنا آواز زمین پہ مار رہی تھی۔ وہ بنا سر اٹھائے محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اور پھر قسمت کو اس پہ رحم سا آ گیا اور بچوں کے ٹاسک پورا کرنے پہ وہ ان کو لائن اپ کرواتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اسے آفس سے آئے 10 سے 15 منٹ ہوئے ہوں گے جب مروہ میڈم کو کلاس میں انٹر ہوتے دیکھا تو اس نے سرسری سی نگاہ ان کی طرف کی، تو وہ نگاہ اسی لمحے گویا جکڑ سی گئی تھی۔